Today we are going to start with the 7th chapter, that is counseling in psychology. So from the olden days, people used to seek advice or counsel from wise men, elders, religious heads and teachings in taking decision regarding their problems. So पुराने ज़माने से जो लोग थे वो एडवाइस सीख करते थे, काउंसलिंग लेते थे, जो कि वाइस मैन होते थे या फिर जो एल्डर्स हो गए घर में, आप सोसाइटी में, फिर जो रिलीजियस, जो स्पिरिचुअल, जो टीचर्स हो गया, जो हेड्स हो गए, उनसे भी जो है वो अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मांगते थे. सो इन अ वे वी कैन सी दैट जो काउंसलिंग है उसकी रूट्स हमारे एंशियंट टाइम से ही है. बट जो ये काउंसलिंग होती थी पुराने ज़माने में, उसमें जो मेन अटेंशन था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का था. जैसे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई, वो गया और उसका वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो लेके आया. सो जो वो अप्रोच था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच था. बट जो आज का ज़माना है, दैट इज़ टुडे, साइकोलॉजी हैज़ डेवलप्ड इनटू अ फॉर्मल सिस्टमेटिक फॉर्म. जो ये काउंसलिंग है वो काफ़ी फॉर्मल हो गया है, सिस्टमेटिक फॉर्म में डेवलप हो गया है अंडर साइकोलॉजी. सो जो पहले धारणा थी, जैसे कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते थे, जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती थी, उनके लिए जो है पहले लोग क्या करते थे, एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते थे या फिर जो तांत्रिक होते थे उनको कंसल्ट करते थे. बट बिकॉज ये जो है फॉर्मल सिस्टमेटिक फॉर्म डेवलप हुआ है काउंसलिंग का साइकोलॉजी में, इवन साइकोथेरेपी का, उसके बाद से काफ़ी चेंजेस आए हैं. एंड देयर हैज़ बीन अवेयरनेस रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ इन आवर सोसाइटी. सो बिकॉज ऑफ दिस जो है काफ़ी अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है. And because of this increasing awareness regarding mental health, now the mental disorders are treated because of the counseling and also with the psychotherapy. So it is necessary to study what is counseling, what is psychotherapy and what all factors are included in it. So let's start with the meaning of counseling. So in our day to day life we have heard the word counseling many times. So whenever the word counseling comes in our mind, we know that someone is seeking guidance for something. So जब भी हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि सर्टेनली कोई इंसान को कुछ गाइडेंस चाहिए है. सो ये जो काउंसलिंग वर्ड है वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही हम इजीली और फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं. बट सर्टेनली जो साइकोलॉजी है इसमें खुद की उसकी डेफिनेशन है. सो अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स, काउंसलिंग इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टैक्ट एम्स एट हेल्पिंग द पर्सन फॉर चेंजिंग हिज एटीट्यूड और बिहेवियर. So according to Carl Rogers, what is counseling? It is a series of contacts. That is, जो contact है दो पर्सन या दो से ज़्यादा के बीच में, वो सीरीज़ में है. दैट इज़ वो एक कॉन्टैक्ट के बाद ख़त्म नहीं हो जाता है, एक मीटिंग के बाद ख़त्म नहीं होता है, बट ये सीरीज़ है, ये लगातार कॉन्टैक्ट होता रहता है. एंड ये कॉन्टैक्ट का जो एम है वो क्या है, जो पर्सन है जिसको काउंसलिंग चाहिए है, तो उसका पर्सन का जो है एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज करना है. So, according to Carl Rogers, counseling is a series of contacts aimed at helping the person for changing his attitude and behavior. Then we have another definition from Pietrofessa, Hoffman and Spellet. That is, counseling is the happy relationship between professionally trained expert counselor and help seeker who seeks help for his personal affair. So, according to them, counseling क्या है? It is a happy relationship. यहाँ पे जो है रिलेशनशिप हमको बताई है, पर वो रिलेशनशिप कैसी है? हैप्पी है. सो जो ये रिलेशनशिप है वो हैप्पी है, बट किसके बीच में है? एक तो प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट हो गया, जिससे कि हम उसको काउंसलर कहते हैं, एंड दूसरा जिसको काउंसलिंग चाहिए, जो हेल्प सीकर है उसको. और किसके लिए? जो हेल्प सीकर है उसके पर्सनल अफेयर्स के लिए उसको कुछ हेल्प चाहिए है, इसलिए जो है वो रिलेशनशिप बनती है. So according to Pietrofessa, Hoffman and Spellet, counseling is the happy relationship between professionally trained expert counselor and help seeker who seeks help for his personal affair. So ये डेफिनेशन से जो है हमें तीन चीज़ पता चलती है. एक तो ये कि जो रिलेशनशिप है वो हैप्पी रिलेशनशिप है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. अब ये रिलेशनशिप किसके बीच में है? एक तो काउंसलर, जो काउंसलर है वो प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट है, एंड दूसरा है हेल्प सीकर, जिसको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, जो पर्सनल अफेयर है उसके लिए हेल्प चाहिए है. सो इस तरह से जो है हमें तीन कॉम्पोनेंट्स पता चलते हैं. सो नाउ ये जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो एक काउंसलर और एक काउंसली के बीच में ही हो. दैट इज़ टू पर्सन हो, वैसा नहीं है, बट दो से ज़्यादा पर्सन भी जो है वो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, एंड उनके बीच में जो है इंटरेक्शन होता है, एक स्पेशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, एंड जो ये रिलेशनशिप होती है वो काफ़ी यूनिक, मीनिंगफुल और कंपैशनेट होती है. दैट इज़, जो रिलेशनशिप है, हर जो काउंसलर है उसके काउंसलर के साथ जो रिलेशनशिप होगा, तो अलग अलग काउंसलर के साथ में जो है अलग अलग रिलेशनशिप होगी, इसलिए उसको हम यूनिक रिलेशनशिप कहते हैं. वाई ये रिलेशनशिप मीनिंगफुल है? बिकॉज इससे जो है काउंसली का जो है या फिर जो हेल्प सीकर है उसका जो है एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज करना है, एंड ऑल्सो ये कंपैशनेट है. मीन्स के जो काउंसलर है वो कंपैशन शो करता है काउंसली को.
जैसे कि हमने ये डेफिनेशन देखी, जो काउंसलिंग है वो हैप्पी रिलेशनशिप है बिटवीन प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट एंड द हेल्प सीकर। तो उसके बेसिस पे ही, डेफिनेशन के बेसिस पे ही लिवाइस इन 1970 केम अप विद द 3 एलिमेंट्स ऑफ द काउंसलिंग। दैट इज़, उन्होंने जो लिवाइस है उन्होंने 1970 में कहा कि जो ये काउंसलिंग है उसके 3 मेन एलिमेंट्स होते, वो कौन से हैं? काउंसली, काउंसलर एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। सो हमें अगर डेफिनेशन देखें और उसको ब्रेक करें 3 कंपोनेंट्स में, तो हमें जो है वो एलिमेंट्स मिल जाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु कम्स विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड सीक हेल्प फॉर द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम इज नोन एज काउंसली और क्लाइंट। सो जो पर्सन है जिसको हेल्प चाहिए है, जो हेल्प सीकर है, वो अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके आ रहा है एंड उसको वो प्रॉब्लम के लिए हेल्प चाहिए है, तो उस पर्सन को हम काउंसली कहते हैं या फिर क्लाइंट कहते हैं। देन द सेकेंड वन इज काउंसलर। सो जो काउंसलर है उसको, उसका मीनिंग क्या हुआ? सो फॉर द सोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड फॉर हेल्पिंग देम अ पर्सन विथ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स एंड प्रोफेशनली ट्रेंड इज नोन एज काउंसलर। सो जो काउंसलिंग करता है, जो प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन है, जिसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और स्किल्स है और जो एक्सपर्ट है, तो उस इंसान को हम काउंसलर कहते हैं। सो काउंसली कौन हो गया? जो हेल्प लेने आ रहा है, और काउंसलर कौन हो गया? जो हेल्प करेगा, जो कि एक्सपर्ट है। नाउ द थर्ड कॉम्पोनेंट इज इंटरपर्सनल इंटरैक्शन। अब इंटरपर्सनल इंटरैक्शन का मतलब क्या हो गया? द इंटरैक्शन बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसली एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर आर चेंजेस इन द बिहेवियर इज नोन एज इंटरपर्सनल इंटरैक्शन। हियर रिलेशनशिप बिटवीन देम बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो जो काउंसलर और काउंसली के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है, और ये जो इंटरेक्शन, जो रिलेशनशिप होता है, वो किसके लिए होता है? सो दैट काउंसली या फिर जो हेल्प सीकर है उसका जो बिहेवियर है या फिर जो उसका एटीट्यूड है उसमें चेंज हम ला सकें, तो वो इंटरेक्शन को हम इंटरपर्सनल इंटरेक्शन कहते हैं। ओके, सो दिस वर द 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ काउंसलिंग, दैट इज काउंसली, काउंसलर एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। नाउ हमने जो काउंसलिंग की जो मीनिंग है वो समझ लिया, जो काउंसलिंग के जो कंपोनेंट्स है वो देख लिए। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग, दैट इज जो काउंसलिंग है वो किस तरह से होती है। So, Barmer and Shortrom in 1982 gave the counseling steps and which are as follows. That is, the first step is to know the purpose of counseling for coming. अब ये जो है फर्स्ट स्टेप, दैट इज टू नो द पर्पस ऑफ काउंसलिंग फॉर कमिंग, इसमें क्या होता है? द एम ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ काउंसलिंग इज टू मेक काउंसलिंग केपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग हिज प्रॉब्लम। सो ये स्टेप पे जो है काउंसलर को पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है काउंसलिंग की, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो एम होता है वो ये होता है कि जो काउंसली है या जो क्लाइंट है उनको इस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद से डिस्क्राइब कर पाए। अब कोई इंसान आया है, उसको यही नहीं पता किस तरह से डिस्क्राइब करना है, तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम जो है इंसान को, जो काउंसली है उसको केपेबल बनाते हैं सो दैट जो उसकी प्रॉब्लम हो रही है वो उसको डिस्क्राइब कर पाए। देन द सेकेंड स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप। नाउ हमें पता है कि जो ये इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, दैट फिर ही ये काउंसलिंग काम करेगा। तो ये सेकंड स्टेप यही हो जाता है कि काउंसलिंग जो है उस टाइम पे हमें एक जो रिलेशनशिप है, इफेक्टिव रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करनी है। सो व्हाट हैपेंस इज द टोटल काउंसलिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड द काउंसली। द सक्सेस ऑफ दिस स्टेप डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश रेपो। सो जो रेपो है, जो बॉन्डिंग है वो क्रिएट करनी होती है इस स्टेप में, एंड जो काउंसलिंग है, जो काउंसलिंग किस तरह से रहेगी, वो इफेक्टिव होगी नहीं होगी, वो सर्टेनली सारी ये इस रिलेशनशिप पे ही डिपेंड करती है। दैट इज जो काउंसलर और काउंसली की रिलेशनशिप है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो ये जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम इफेक्टिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। देन द थर्ड स्टेप इज कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन ऑफ गोल्स। नाउ इस स्टेप में हम क्या करते हैं? इन दिस स्टेप क्लैरिफिकेशन, लिमिटेशंस एंड गोल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस आर इंक्लूडेड। द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन गिव्स मैप फॉर द काउंसलिंग रूट। सो ये कोऑर्डिनेशन, डिसीजन ऑफ गोल्स में हम क्या करते हैं? हम क्लैरिफाई करते हैं, लिमिटेशंस बताते हैं कि काउंसलिंग का क्या होगा और काउंसलिंग के गोल्स क्या होंगे, हम वो सब कुछ डिफाइन करते हैं। और इसी के साथ में हम जो है एक मैप या फिर एक जो काउंसलिंग का रूट है वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से काउंसलिंग को हम इस रूट के थ्रू लेके जाएंगे। देन द फोर्थ स्टेप इज क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ ये स्टेप में क्या होता है? जो काउंसलर होता है वो जो है काउंसलर को उसकी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है और ये क्लियरली एक्सप्लेन हो जाता है काउंसलर को कि उसको एक्चुअली हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो है, अगर मान लो कि जो काउंसली है उसने आके बोला कि उसे बहुत घबराहट होती है, उसको पसीने पसीने आ जाते हैं, सब हो जाता है, उसे सब कुछ बता दिया, एक जो है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, और जो काउंसलर है उसने एक मैप भी बना लिया किस तरह से उसको वो जो है प्रॉब्लम ठीक करनी है। बट ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए
जो ये प्रॉब्लम है उसको क्लैरिफाई करना होता है। सो काउंसलर है वो काउंसलर को बताएगा कि ये जो आपके सिम्टम्स है वो एंग्जाइटी के हैं, तो उन्हें हमें वो चेंज करना है। सो इस वे में जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है प्रॉब्लम की वो प्रोवाइड करता है काउंसलर को। ओके, then the fifth step is deal with the problem and the goals. So what happens at this stage is by clarifying the nature of the problem, make required changes in the goals and deciding the plan for proceeding further becomes the main function of this process. So इसमें क्या होता है कि जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम है वो हम क्लैरिफाई करते हैं, फिर जो भी अगर चेंजेस करने हैं गोल के अंदर या जो प्लान बनाया था काउंसलर ने उसको अगर कुछ चेंज करना है तो वो करते हैं, एंड उसके बाद जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं। देन द सिक्स्थ स्टेप इज़ टू मेक अ वर्क प्लान। अब डिसाइड तो कर लिया कि उसको इस तरह से इस वे में लेके जाना है, लेकिन अब यहाँ पे जो है उस प्लान को वर्कआउट करना है, दैट इज़ कि जो हमने प्लान बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो बिफोर एंडिंग द काउंसलिंग प्रोसेस अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ काउंसलर, न्यू प्लानिंग एंड न्यू बिहेवियर पैटर्न शुड बी ट्राइड। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आर सेल्फ हीलिंग। सो ये जो प्लान उन्होंने बनाया था वो वर्कआउट करते हैं काउंसलर एंड काउंसलिंग, एंड उसके साथ में ही जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको एंड करने के पहले जो काउंसलर है वो ये देखेगा कि न्यू प्लानिंग या जो न्यू बिहेवियर पैटर्न है वो ट्राई करना है काउंसलिंग के ऊपर। सो अगर जो न्यू पैटर्न है, जो न्यू बिहेवियर है वो काउंसली जो है या जो क्लाइंट है वो ईजिली उसको ले पा रहा है, ईजिली कर पा रहा है, तो उस टाइम पे जो है हम कहते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस एक तरह से वो सेल्फ हीलिंग हो गया है। सो अब्राहम मैस्लो ने भी यही कहा था कि इस टाइप के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सेल्फ हीलिंग होते हैं। एंड द लास्ट स्टेज इज असेसमेंट ऑफ रिजल्ट्स एंड द एंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। एंड लास्ट में क्या करते हैं, जिस तरह से जो उसका रिजल्ट आया है वो असेस करते हैं, एंड उसके बेसिस पे अगर काउंसलिंग प्रोसेस एंड करना है नहीं करना है वो देखना है। So, counselor provides his support till the counseling needs, but when counselee is ready to move ahead on his own, the counselor ends the counseling process. The decision to end the counseling process depends on the evaluation of the progress towards the goal of counseling. So, all the steps of counseling are interrelated. So, ये क्या इसमें क्या होता है कि जब अगर काउंसली जो है खुद जो नीड्स है खुद से ही सेटिस्फाई कर पा रहा है खुद की, तो वहाँ पे काउंसलर डिसीजन ले सकता है कि जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको एंड कर दिया जाए। लेकिन अगर मान लो कि जो काउंसली है वो खुद से ही अपना जो डिसीजन है या जो रेडी नहीं है आगे मूव ऑन करने के लिए, तो वहाँ पे जो है ये काउंसलिंग प्रोसेस एंड नहीं होता है। सो जो डिसीजन है वो पूरा जो है काउंसलिंग का गोल क्या था उसका इवैल्यूएशन करने पे मिलता है कि सपोज जो काउंसलर है उसने बताया था हमारा ये गोल है, अगर यहाँ तक अगर जो क्लाइंट है वो खुद से करने लग जाए तो काउंसलिंग प्रोसेस एंड हो जाएगा, तो उस गोल को आप इवैल्यूएट करते हो, और अगर वो गोल अचीव हो गया है दैट मीन्स यू आर रेडी टू एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। सो इन अ वे ये जो सारे स्टेप्स है वो इंटररिलेटेड है, कोई अलग अलग हम इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं या हम जो प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे फिर हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे उसके बाद हम कुछ करेंगे। इसमें क्या होता है, जब प्रॉब्लम डिफाइन हो रही होती है तभी भी आप जो है एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। सो इन अ वे ये सारे जो स्टेप्स है वो इंटर रिलेटेड है। सो दिस वॉज अ काउंसलिंग प्रोसेस। जनरली जो काउंसलिंग प्रोसेस है किस तरह से वो फॉलो होता है, तो इसमें ये 7 स्टेप्स थे। नाउ देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग द इफेक्टिव काउंसलिंग। हमने देख लिया काउंसलिंग क्या है, उसके क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, एंड ऑल्सो कि उसके स्टेप्स क्या है। सो नाउ अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इफेक्टिव काउंसलिंग होती है उसके। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो किसने दिए थे, पीटरसन ने दिए थे, एंड ही गेव द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग। सो द फर्स्ट वन इज काउंसलिंग फ्रॉम काउंसली साइड इज रेडी टू वॉलंटरी चेंज इन द बिहेवियर। अभी जो काउंसलिंग है वो है वॉलंटरी चेंज इन बिहेवियर फ्रॉम द काउंसली साइड। मतलब यहाँ पे जो काउंसली है वो खुद से आ रहा है काउंसलर के पास में खुद की जो चेंज है उसके लिए। दैट इज़ इट मे बी पॉसिबल कि जो सपोज फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है या कोई काउंसली है उसको खुद को फील नहीं हो रहा है, बट उसके जो रिलेटिव्स है या जो उसके फैमिली मेम्बर्स है उसको फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, एंड वो उसको काउंसलिंग के लिए लेके आ रहे हैं। बट इन अ वे इसमें क्या है, जो खुद पेशेंट है या फिर जो उसके रिलेटिव्स है वो खुद ही जो है काउंसलर के पास आ रहे हैं वॉलंटरीली। मतलब काउंसलर ने उनको नहीं बोला है कि आप हमारे पास आओ काउंसलिंग लो तभी आप ठीक होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बट वो वॉलंटरी खुद से ही जो है काउंसलर के पास जाते हैं। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग इज दैट जो काउंसलिंग है that is from the side of counselee. Okay, then the second is the aim of counseling is to create an environment for which can simplify the voluntary change. नाउ दूसरा क्या है, काउंसलिंग का जो एम होता है वो ये होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो है ये वॉलंटरी चेंज को सिंप्लीफाई कर, दैट इज़ कि जो काउंसली जो आया है, जो क्लाइंट आया है उसके लिए वॉलंटरी चेंज करना ईजी हो जाए, तो वैसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना होता है। देन काउंसलिंग इज़ एन इफेक्टिव लिसनिंग प्रोसेस, बट काउंसलिंग इज़ नॉट ओनली लिसनिंग प्रोसेस। जो काउंसलिंग है उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम सामने वाले की बात बहुत ध्यान से सुने,
लेकिन काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की बात सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वहाँ पे जो है हमें उसका जो है रिस्पॉन्स देना भी बहुत ज़रूरी होता है. सो इन अ वे काउंसलिंग प्रोसेस सिर्फ सुनना ही नहीं है, बट इन अ वे ये वे ऑफ इंटरेक्शन है जिसके बेसिस पे आप इंटरेक्ट करते हैं अपने काउंसलर के साथ में, एंड एक बिहेवियर चेंज या फिर जो है हमारा एटीट्यूड चेंज है वो हम लेके आते हैं. Then fourth is, as compared to others, counselor is better able to understand the counseling. Now we know that जो काउंसलर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं. सो जो ये काउंसलर होते हैं वो ईजिली जो है काउंसलिंग को समझ पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन. अब जो नॉर्मल इंसान है, जो लेमन इंसान है, वो साइकोलॉजिकल कंडीशंस को जल्दी से नहीं समझ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू काउंसलर, बिकॉज काउंसलर जो है वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं साइकोलॉजी में, एंड ऑल्सो उनको ट्रेनिंग दी गई होती है उस चीज़ के लिए, सो वो जल्दी से उनको समझ लेते हैं. The fifth one is, counseling is conducted in the peaceful environment and the conversation is kept confidential. Now ये जो काउंसलिंग होता है वो पीसफुल एनवायरनमेंट में होता है, दैट इज़ कोई शांत जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे ये किया जाता है. एंड सेकेंडली जो कन्वर्जेशन हुआ है काउंसलर और काउंसलर के बीच में तो वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, दैट इज़ वो किसी को बताया नहीं जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि किसी ने काउंसलिंग की है, जाके करवाई है, सो जो काउंसलर है वो दूसरे को नहीं बोलेगा कि सर्टेन XYZ पेशेंट मेरे पास आया था, उसको भी ऐसा था, ये था. नहीं, ये काउंसलिंग का एथिक्स नहीं है. जो इन्फॉर्मेशन जो होती है या जो इंटरेक्शन जो हुआ होता है काउंसलर और काउंसलर के बीच में वो कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, दैट इज़ एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को भी वो बात पता नहीं होती है. Then the counseling is having psychological problem and counselor is having skills to solve the problems. So इसमें क्या होता है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो काउंसली है उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और काउंसलर के पास वो स्किल्स होती है सो दैट वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए. सो दिस वर दी कैरेक्टरिस्टिक्स और द स्किल्स फॉर एन इफेक्टिव काउंसलिंग. बट इसके अलावा भी कुछ सर्टेन जो है काउंसलर के स्किल्स होते हैं जो कि पैटर्सन एंड एजनबर्ग ने दिए थे, दैट इज़ skills like skills to cope up with the problem, the knowledge of specific values of the counselee, ability to understand the behavior of the individual without changing the values, recognizing the self defense behavior patterns and ability to produce trust in the mind of counselee etc. So ये सारे जो characteristics है अगर वो काउंसलर में है तो सर्टेनली जो काउंसलिंग है वो इफेक्टिव होगी. जैसे कि कैसे कैसे एक तो जो है जो प्रॉब्लम है काउंसलिंग की उसको कोप अप कर पाए काउंसलर, फिर जो क्लाइंट की जो स्पेशल वैल्यूज़ है उसकी नॉलेज हो काउंसलर को, उसके अलावा जो बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है इंडिविजुअल का या फिर जो वैल्यूज़ रिकोगनाइज करनी है वो भी समझ पाए, जो सेल्फ डिफेंस बिहेवियर पैटर्न्स है उस क्लाइंट के उसको वो काउंसलर समझ पाए. एंड ऑल्सो जो है जो काउंसलर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट बिल्डअप करना, एक इफेक्टिव रिलेशनशिप बिल्डअप करना, वो काउंसलर कर पाए. अगर ये सारे स्किल्स काउंसलर में है तो जो काउंसलिंग होगी वो इन अ वे इफेक्टिव ही होगी. Now this effective counseling is the result of scientific training, experience and special skills of the counselor. So ये effective counseling जो होती है वो किसका result है? It is a result of scientific training, experience and the special skills of the counselor. So counselor की जो scientific training हुई हुई है, जो उसका experience है और जो उसका special skills है, उसकी बेस्ड पे ये effective counseling होती है. So this was all about the characteristics and the skills of effective counseling. Now let us move on to the other topic, that is ethics of counseling. Now काउंसलिंग के एथिक्स क्या है, लेकिन ये समझने के पहले हम ये समझते हैं कि एथिक्स का मीनिंग क्या होता है. सो जो एथिक्स होता है दैट इज़ अ फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ जो क्या गलत है क्या सही है उसके बीच में हमें जो है डिफरेंस करना बताया, दैट इज़ एथिक्स. सो सभी जो भी प्रोफेशन होते हैं उनके सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनके खुद के कुछ एथिकल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं. सो सेम वे ये जो काउंसलिंग है इसमें भी जो है एथिकल कंडक्ट्स और नॉर्म्स है. नाउ ये जो एथिक्स होते हैं दे गाइड दी रूल्स डायरेक्टिंग द प्रिंसिपल रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड द काउंसलिंग. सो ये जो एथिक्स है जो काउंसलिंग के वो गाइडिंग रूल्स है जो रिलेशनशिप है काउंसलर और काउंसलिंग के उसके लिए. नाउ दिस कोड ऑफ कंडक्ट सजेस्टेड बाय अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन RS अंडर. अब ये जो एथिक्स जो दिए गए हैं काउंसलिंग के लिए वो किसने दिए हैं? अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन दैट इज़ APGA, इन्होंने दिए हैं. नाउ यहाँ पे जो है 4 रिलेशनशिप बताई गई है, दैट इज़ एक तो काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर जो काउंसलर है उसका ऑक्यूपेशन जो उसका प्रोफेशन है उसके साथ में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, और अगर जो काउंसलर है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में रिफ़र कर रहा है तो उसका कैसा जो है एथिक्स होना चाहिए. एंड सेम वे काउंसलर का खुद के साथ में कैसा जो है एथिक्स होना चाहिए. सो कैसे रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड द काउंसली. अब इसके लिए भी कुछ एथिक्स है, जैसे कि
काउंसलर शुड रिस्पेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ द काउंसली, जो काउंसली है या जो क्लाइंट है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके जो वैल्यूज़ है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए काउंसलर को। उसके अलावा काउंसलर शुड कीप द पर्सनल मैटर्स ऑफ द काउंसली कॉन्फिडेंशियल। अब जो भी पर्सनल मैटर्स है या जो काउंसलर ने उनको बताया है, जो इंटरेक्शन हुआ है, वो सब कुछ जो है कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। दिस इज द सेकेंड नॉर्म ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। Then interpretation of the test results should be done in such a way that it can make the counselee active in solving their problems constructively. अब जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, जो टेस्ट लिए होते हैं, तो उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी इस तरह से करना चाहिए काउंसलर को कि जो रिजल्ट है वो काउंसली को एक्टिव बना दे एंड जो काउंसली है वो खुद की प्रॉब्लम जो है कंस्ट्रक्टिवली सॉल्व कर पाए। अब जो इंटरप्रिटेशन मान लो अगर काउंसलर ऐसे दे देगा कि नहीं नहीं आपका रिजल्ट तो बहुत ख़राब आया है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा, जो काउंसली है वो डर जाएगा एंड सर्टेनली जो है वो खुद से जो है कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स नहीं ले पाएगा एंड जो है उसका मन जो है काउंसलिंग के लिए वो भी ख़राब हो जाएगा। सो इन अ वे जो इंटरप्रिटेशन होता है टेस्ट का वो इस तरह से होना चाहिए कि जो काउंसली है वो खुद एक्टिव हो जाए एंड खुद वो है जो कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लेने लगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। देन द सेकेंड वन इज़ रिलेशनशिप ऑफ द काउंसलर विद देयर ऑक्यूपेशन, जो प्रोफेशन है उसका काउंसलर के साथ में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। सो काउंसलर शुड मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ काउंसलिंग, दैट इज जो काउंसलिंग अगर कर रहा है तो उसके हाई स्टैंडर्ड्स काउंसलर को मेंटेन करने हैं। काउंसलर शुड एक्सपेक्ट एथिकल बिहेवियर फ्रॉम हिज को वर्कर्स, सो जो उसके को वर्कर्स है उसके साथ में जो काम करते हैं काउंसलर के, सो उनके साथ भी जो है एथिकल बिहेवियर एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड काउंसलर शुड बी जेन्यून इन हिज रिलेशनशिप विद काउंसली, तो जो काउंसलर के साथ जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है वो जेन्यून होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि जस्ट काउंसलिंग करना है इसलिए रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया, बट जो रिलेशनशिप है वो जेन्यून होना चाहिए, वो कंपैशनेट होना चाहिए। So this was all about the relationship of counselor with their occupation. Then comes the relationship of counselor with other reference organization. अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार जो काउंसलर है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे दूसरे काउंसलर को रिफ़र करते हैं और वो अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि आप उनको जाके मिलिए। सो इसमें भी क्या होता है, इट मे हैपन दैट काउंसलर रिकमेंड्स द क्लाइंट टू कंसल्ट अनदर कंसल्टेंट, समटाइम्स टू साइकेट्रिस्ट ऑल्सो। सो जो काउंसलर होते हैं वो साइकेट्रिस्ट नहीं होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस है। काउंसलर अलग होते हैं और साइकेट्रिस्ट अलग होते हैं। इट मे बी पॉसिबल जो साइकेट्रिस्ट है वो भी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हो, तब जो है साइकेट्रिस्ट और काउंसलर जो है वो एक हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ जो कोई काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है दैट मीन्स वो साइकोलॉजिस्ट है, वो साइकेट्रिस्ट नहीं है। सो इट मे हैपन कि जो काउंसलर है वो अपने क्लाइंट को किसी और साइकेट्रिस्ट के पास में जो है रिफ़र करते हैं। सो वहाँ पे इनको एथिकल जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन करना है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज कोई बेनिफिट पूरा हो रहा हो या उनको जो खुद का पर्सनल मोटिव है काउंसलर का वो पूरा हो, इसलिए उनको क्लाइंट को नहीं भेजना चाहिए। बट क्लाइंट की जो है जेन्यूनली प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो पाए, जो जेन्यूनली उसकी क्लाइंट की हेल्प हो पाए, तभी जो है उनको दूसरी जगह पे उनको रिफ़र करना चाहिए। So this was about the ethics related to counselor and with the reference to other organization. Then the last one is relationship of the counselor with his own self. अब यहाँ पे जो काउंसलर है उसके खुद से भी जो है खुद के साथ में भी कैसा रिलेशनशिप है वो भी इस एथिकल जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें मेंशन किया गया है, दैट इज़ काउंसलर शुड नॉट काउंसल एट द कॉस्ट ऑफ हिज और हर पर्सनल लाइफ। अगर जो ये काउंसलिंग है वो उसके खुद की पर्सनल लाइफ पे कुछ जो है असर कर रहा है तो ऐसी कंडीशन जो है काउंसलर को अवॉइड करनी चाहिए। एंड ऑल्सो ये जो है इस कॉस्ट पे जो है काउंसल नहीं करना चाहिए कि उसकी जो खुद की पर्सनल लाइफ है वो जो है सेंटर पे आ जाए। सो अगर उसकी पर्सनल लाइफ पे कुछ इफेक्ट आ रहा है तो सर्टनली जो है काउंसलर को वो काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए। सो इस टाइम पे जो है काउंसलर दूसरे काउंसलर को या साइकेट्रिस्ट को रिफ़र कर सकता है वो क्लाइंट को, एंड इन अ वे वो जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप कर सकता है। In India, the code of conduct for the counselor are given by National Vocational and Educational Guidance Association in 1980. So जो इंडिया में जो कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं काउंसलर्स के वो किसने दिए हैं, नेशनल वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन, दैट इज़ NVEGA in 1980. सो ये जो हमने अभी रिलेशनशिप देखे और जो ये एथिक्स देखे काउंसलिंग के वो हमने देखे अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन के, ये APGA ने दिए हुए हैं। बट जो इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट है वो नेशनल वोकेशनल एजुकेशन गाइडेंस एसोसिएशन ने दिए हुए हैं इन 1980. सो दिस वाज ऑल अबाउट द काउंसलिंग, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द साइकोथेरेपी. ओके.